हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है, उसमें हम जानेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पर, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या योगदान रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उनकी मैकेनिज़्म में क्या इम्पोर्टेंस होता है। जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो एज वी सेड कि इट इन्वॉल्व मेकिंग द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड द फिजन ऑफ बॉन्ड कैन टेक प्लेस इन टू वेज। दैट मीन्स I must write the fission of bond may take place in two ways. How? ये दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक तो फिजन, मान लीजिए दो एटम है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उनके बीच में जो फिजन हो सकता है वो हेट्रोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन हो सकता है, और दूसरा हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा एक तो होमोलिटिक फिजन हो सकता है, क्या होता है बात करेंगे इस बारे में, और दूसरा जो फिजन का तरीका हो सकता है वो हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है। अब ये होमोलिटिक फिजन क्या है और हेट्रोलिटिक फिजन क्या है, और होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन में बनते क्या क्या चीज़ हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है और उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें बॉन्ड फिजन होता है और बॉन्ड फिजन हुआ तो यहाँ पे बीचों बीच से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो इस तरह के फिजन को हम होमोलिटिक फिजन कहेंगे। लेकिन ऐसा होने से जब कभी भी होमोलिटिक फिजन होगा तो यहाँ पे ए डॉट और बी डॉट बन जाएगा। ये ए डॉट अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो ये जो स्पीशीज़ बनी इन्हीं को फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, यानी इसको और इसको फ्री रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। इनको फ्री रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो जब होमोलिटिक फिजन होता है तो जब ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स अपने आप में काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, कि तैयार होते हैं किसी से भी रिएक्ट करने के लिए और कंपाउंड बनाने के लिए, यानी ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। जो फ्री रेडिकल होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसके साथ बॉन्ड बना ले, यानी इसको जो चाहत होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये भूखा होगा। वहीं पर अगर हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो हेट्रोलिटिक जब कभी भी फिजन होगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, हैं भी, दिख भी रहे हैं डॉट से। तो अगर ये इस तरह से टूटे, मान लीजिए कि एक जो है वो कार्बन है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ए कार्बन है, मान लीजिए ए कार्बन है, मैंने इसको कार्बन का नाम दे दिया, और ये इस तरह से टूटे कि कार्बन जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन ले ले कार्बन, तो वो कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी ये जो बी है वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। तो दूसरी संभावना हो सकती है कि कार्बन प्लस बन जाए और वो बी वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। तो यहाँ पे जो दो स्पीसीज बनी, वो ये वाली जो स्पीसी बनी ऊपर वाली, इसका नाम हो जाएगा कार्बोकटायन, और ये वाली जो स्पीसी बनी इसका नाम हो जाएगा कार्ब एनायन।
तो कार्ब अनायन वो स्पीशीज़ होती है जब कार्ब अनायन और कार्बोकटायन वो स्पीशीज़ होती है जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है, यानी जब बराबरी बराबरी का बंटवारा ना हुआ हो। तो कार्बोकटायन और दूसरा कार्ब अनायन बनता है, कार्बोकटायन और कार्ब अनायन बनते हैं। और कार्बोकटायन तब कहा जाएगा जब कार्बन की स्पीशीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्ब अनायन तब कहा जाएगा जब कार्बन की स्पीशीज़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन का अनायन, कार्बन का कटायन, तो कार्बोकटायन और कार्ब अनायन के नाम से जाने जाएंगे। वहीं पर अगर होमोलिटिक फिजन होता है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, तो वो फ्री रेडिकल्स के नाम से जाने जाएंगे। और अनस्टेबल ये भी होते हैं, अनस्टेबल ये भी होते हैं। ये पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, उसी तरह से कार्बोकटायन और कार्ब अनायन को भी इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ बातें होती हैं। जो पॉजिटिव वाला है उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देने के उत्सुक रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि कहीं पे भी जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें फ्री रेडिकल भी आएगा, कार्ब कटायन भी आएगा, कार्बोकटायन भी आएगा, कार्ब अनायन भी आएगा। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हम इन तीनों की, फ्री रेडिकल की, कार्बोकटायन की और कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल कितने तरीके के हो सकते हैं? अब फ्री रेडिकल्स भी क्या अलग अलग तरीके के हो सकते हैं? हो सकते हैं। प्राइमरी फ्री रेडिकल हो सकता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो सकता है, टर्शरी फ्री रेडिकल हो सकता है। जैसे आपने प्राइमरी फ्री रेडिकल कहा, मैंने कहा था अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन हुआ। तो यहाँ पे ये डॉट लगा है और H है। कहो ये कैसे बना सर? मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पे एक X कोई लगा था और बराबर बराबर का बंटवारा हुआ, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो X अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ऐसे केस में जब कभी भी ऐसा होगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है, इसको प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से सेकेंडरी कार्बोकटायन भी हो सकता है। सेकेंडरी कार्बोकटायन कुछ ऐसा हो सकता है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसके पास फ्री रेडिकल है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, आई एम सॉरी। इसी तरह से ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। टर्शरी फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मैं बीच बीच में कार्बोकटायन शायद भूल गया हूँ, ये फ्री रेडिकल्स की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से टर्शरी फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी हो गया, लेकिन ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। फ्री रेडिकल इसके पास है। मान लीजिए किसी X से जुड़ा होता और X अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता, तो ये आपका टर्शरी फ्री रेडिकल है। टर्शरी फ्री रेडिकल को 3 डिग्री से दिखाया जाता है। तो 3 डिग्री का मतलब आप जानते हैं टर्शरी, 2 डिग्री का मतलब आप जानते हैं सेकेंडरी, और 1 डिग्री का मतलब आप जानते हैं प्राइमरी। ये फ्री रेडिकल्स हैं। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में? टर्शरी ज़्यादा होगा कि सेकेंडरी ज़्यादा होगा कि प्राइमरी ज़्यादा होगा? ये एल्किल ग्रुप कल हमने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में, कि जो ये एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की चाह है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, डोनेटिंग नहीं होता। मतलब दे तो नहीं देता, लेकिन रिपेल करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की चाहत भी है इसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से 2 रिपेलिंग ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हैं, तो इस कार्बन के पड़ोस में 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप के क्लाउड आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस केस में होगा। पूरा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन के क्लाउड इसके अगल बगल एक्युमुलेट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 कॉजेज़ हैं, यहाँ पे सिंगल कॉज है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी,
यहाँ से 3 सप्लायर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल, उससे कम ये, उससे कम ये। तो जब कभी भी हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के टॉपिक में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में अगर हमें लिखना पड़े तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अभी अभी बात हुई है हमारी आपके स्क्रीन पे समझा आपने कि सबसे ज़्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम मिथिल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा होगा और हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं होता है। तो ये बात समझ में आई आपको कि ये क्या चीज़ है। अभी अभी आपने कहा कि अब दूसरा केस आप कार्बोकटायन का ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कार्बोकटायन कैसा बन रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये 11th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 11th में तो है ही है, 12th में जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब हमने मान लिया कि अभी अभी बात हुई कि कार्बोकटायन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको कहते हैं। इस कार्बन के पड़ोस में तो जो चीज़ लगी हैं वो लगी ही हैं। मान लीजिए इसके साथ कोई एक एक्स स्पेशी है, एक्स कुछ भी हो सकता है, लगा हुआ है और ये बॉन्ड टूटा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यही लेके चला गया, ये एक्स ही लेके चला गया। ऐसे केस में ये जो भी एक्स था उस दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अपना तो लेके आया ही, इसका भी लेके आ गया। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और ये जो कार्बन था इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पड़ोस में तो जो बॉन्ड है ही। इसी स्पेशी को हम कार्बोकटायन के नाम से जानते हैं। यहाँ भी वही कहानी है। अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करोगे कि इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस करिए सर, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो आप ये जानते हो कि रिलेटिव स्टेबिलिटी इसमें भी 3 तरह के होंगे। अगर यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है तो वो टर्शरी कार्बोकटायन हो जाएगा। 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो अगर ये काला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बोकटायन हो जाएगा। अगर केवल और केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, बाकी दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हैं, तो वो प्राइमरी कार्बोकटायन हो जाएगा। इसी तरह से कुछ भी नहीं जुड़ा है, तीनों तरफ से हाइड्रोजन ही जुड़ा है, तो वो मिथिल कार्बोकटायन हो जाएगा। तो कितने तरह के कार्बोकटायन हो सकते हैं? तो आप ये सोचिए, कार्बोकटायन एक ये हो सकता है कि तीनों तरफ से CH3 जुड़े हों। हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, स्टेबिलिटी की बात करनी है, यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद ये सेकेंडरी कार्बोकटायन हो गया, 2 तरफ से कार्बोकटायन जुड़ा है, एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर एक CH3 हो गया, 2 तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन हो गया, कार्बोकटायन हो गया कि तीनों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये मिथिल कार्बोकटायन हो गया। तो ये टर्शरी कार्बोकटायन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन हो गया, ये प्राइमरी कार्बोकटायन हो गया और ये मिथिल कार्बोकटायन हो गया। अब सवाल ये उठता है, आपको पता है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अटैकिंग ग्रुप वहाँ पे आकर्षित होगा, वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, आके वहाँ अटैक करेगा। यानी जितनी इसकी पॉजिटिविटी कम होगी उतना ये स्टेबल होगा, अटैकिंग रिएजेंट से, अटैकिंग ग्रुप से अटैक नहीं होगा। अब इसकी पॉजिटिविटी कैसे कम होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल किया, इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आए तो इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम हुई। इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले हैं तो इसकी पॉजिटिविटी और कम हुई और स्टेबल हुआ। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाले हैं तो इसकी पॉजिटिविटी और कम हुई, यानी और ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो यहाँ भी वही कहानी चलती है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला नहीं है तो मिथिल कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल हुआ।
तो यहाँ भी वही कहानी चलती है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो टर्शरी कार्बोकटायन होता है, फिर प्राइमरी कार्बोकटायन होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है और बाद सबसे लास्ट में मिथिल कार्बोकटायन सबसे कम स्टेबल होता है। तो इस बात को आप जानें कि क्या लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा कि टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और फिर मिथिल कार्बोकटायन। अब बात करते हैं हम इसमें कार्ब अनायन की। कार्ब अनायन अब तक समझ में आ गया होगा कि कार्ब अनायन की कहानी कैसे चलती है। कार्ब अनायन कैसे बनता होगा अगर आप बात करें, मान लीजिए जैसे अभी आपने बात कही कार्ब अनायन के बनने की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ निगेटिव बनता है। वो निगेटिव कैसे बनता है, हमारी आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये कार्ब अनायन में कार्बन मान लीजिए किसी ऐसे एक्स से जुड़ा हुआ है कि यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। ऐसे केस में जो भी कार्बन है उसके पास एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके आया है एक। तो ये आपका बन गया कार्ब अनायन। अब कार्ब अनायन भी 3 तरीके के हो सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं कि कार्ब अनायन भी टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है और मिथिल कार्बोकटायन। प्राइमरी हो सकता है तो एक CH3 रहेगा और मिथिल कार्बोकटायन कार्ब अनायन भी हो सकता है, मिथिल कार्ब अनायन भी हो सकता है। यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी वही थ्योरी काम करती है, वही कंसेप्ट काम करता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। कोई भी पॉजिटिव वाला यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे उसके लिए इसकी नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। और यहाँ पर तो 3 लोग इसकी नेगेटिविटी बढ़ाने वाले हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्लो करेंगे तो इसकी नेगेटिविटी 3 लोग बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे 2 बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे 2 बढ़ाने वाले हैं, ये नहीं है, यहाँ पे 1 बढ़ाने वाला है और यहाँ पे बिल्कुल बढ़ाने वाला नहीं है। तो यहाँ ये तो इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप लगे हैं ना, तो जितनी कोई अगर बढ़ाएगा नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा। तो अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप इस केस में कार्ब अनायन के केस में कम लगे हों, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। अब की उल्टा ट्रेंड हो जाएगा, फिर ये, यानी कि टर्शरी सबसे कम स्टेबल होगा और मिथिल कार्ब अनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो मिथिल कार्ब अनायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिथिल कार्ब अनायन CH3 माइनस वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और सबसे कम होगा टर्शरी वाला स्टेबल। तो ये ट्रेंड रहेगा आपका कार्ब अनायन के केसेस में। ये बात आपको जाननी ज़रूरी थी। इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, फिर भी जल्दी जल्दी फटाफट जान लेते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब आप बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें हम 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ रूल भी पढ़ेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से ही समझ में आता है, जैसे कोई टीचर नहीं आता है तो सब्स्टिट्यूट टीचर उसकी क्लास लेता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी वैसा ही होता है। एक को डिस्प्लेस करके दूसरा उसकी प्लेस लेता है। जैसे कि यानी कि इस तरह के रिएक्शंस को हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय सम डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो ऐसे
रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल से ही समझेंगे, मान लीजिए CH4 था, ये आपने क्लास 10th में का रिएक्शन में लिख रहा हूँ, Cl2 था, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता था, यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आ जाता था, आपको याद होगा, और ये रिएक्शन तब तक चलता था जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं। ये हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन आकर के इसकी प्लेस ले ली और HCl निकल गए। ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, आपके चैप्टर 1 में इस्तेमाल होगा, कि मान लीजिए आपका कोई हेलो एल्केन है, CH3CH2Cl है। अगर मैं इसको एक्वस KOH से रिएक्ट करा दूं, याद रखिएगा एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH नहीं, एल्कोहलिक KOH होगा तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। एक्वस KOH यानी KOH को पानी में घोल दिया जाए तो एक्वस KOH, अगर एक्वस को एल्कोहल में घोल दिया जाए तो एल्कोहलिक KOH। यहाँ रिएक्शन अगर हो गया तो ये Cl इस OH से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ Cl की जगह OH आ गया और ये KCl निकल गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी बात ये होती है कि आप यहाँ पे नाम भी लिखें, तो ये आपका क्लोरोइथेन था, उसके नीचे IUPAC नाम लिखें तो अच्छा माना जाता है। और ये जो आपका इथेनॉल था, यानी क्लोरोइथेन से इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। जब एल्कोहल चैप्टर चलेगा कभी तो एल्कोहल की प्रिपरेशन में एक ये मेथड हम लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन। कैसे बनेगा? एक्वस KOH से रिएक्ट करा दीजिए, क्लोरीन को ये OH डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा रिएक्शन लिखना चाहें तो एक और, मैं ये तो एलिफेटिक रिएक्शंस हो गए। एरोमेटिक रिएक्शंस की बात करें तो एरोमेटिक रिएक्शंस में मैं बेंजीन को रिएक्ट करा रहा हूँ, बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहा हूँ। नाइट्रेशन जब कभी भी होता है तो HNO3 होना ज़रूरी है और वो कंसनट्रेटेड H2SO4 का होना ज़रूरी है। इस कंसनट्रेटेड H2SO4 का काम वाटर निकालने का होता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का होता है, यानी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे ही ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से NO2 यहाँ आ जाता है, इसके हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ का निकला, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से और यहाँ पे NO2 आ गया। जब यहाँ पे NO2 निकल गया यहाँ से तो यहाँ केवल OH बचा, वो OH इस H से मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का काम कंसनट्रेटेड H2SO4 करेगा, तो नाइट्रेशन होता है। और जब कभी भी नाइट्रेशन होगा, दिस इज नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन जब कभी भी होगा तो वो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की दोस्ती में होगा। नाइट्रेशन इज ऑलवेज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। और इस कंसनट्रेटेड H2SO4 का मैं फिर से रिपीट करा दूं, काम जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का होता है। तो खैर, इस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है जहाँ पे हम दूसरा टाइप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आ करके जहाँ कहीं पे भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा वहाँ आके जुड़ जाएगा एडिशन रिएक्शन में। यानी कि जहाँ पे कोई एक अटैकिंग रिएजेंट आकर के अपने आप को जोड़ ले और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बने, यानी वहाँ पर A B से जुड़ जाए, तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बने, जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करें, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और HBr जोड़ना है आपको, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br वाला पोर्शन यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका जो ये इथीन था, आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, यानी ब्रोमोइथेन। ये जो ब्रोमोइथेन है ये हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन एल्कीन से, आपने देखा यहाँ पे दोनों के दोनों जुड़ गए और सिंगल प्रोडक्ट बने। यहीं पर मैं कुछ और चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो पहला आपने देखा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आप देख रहे हो एडिशन रिएक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? अभी आपने जो जोड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HBr को जोड़ा आपने, तो वहाँ पे आपने देखा कि सिमेट्रिकल था, एक H यहाँ जुड़ गया, एक Br यहाँ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ भी Br जुड़ता और उल्टा होता, यहाँ H जुड़ता, तब भी वही होता CH3 CH2 Br, उसका नाम वही होता ब्रोमोइथेन। लेकिन
अगर ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होता, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, तब क्या होता? तो ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए, क्योंकि कई जगह एडिशन रिएक्शन होगा और आप बार बार पढ़ोगे। आप ऑलरेडी एक बार जान भी चुके हो, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा, तो मान लीजिए आपका कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका रिएक्शन HBr से करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या बन सकता है? जरा देखते हैं क्या क्या बन सकता है। ऐसा हो सकता है, मैंने कहा था जुड़ेगा वहीं पे जहां पे अनसिमेट्रिकल कार्बन होंगे, जहां पे अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे। ये तो अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल, अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो इसका मतलब ये होता कि ये जो डबल बॉन्ड है उसके उधर और इधर बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है, इसलिए अनसिमेट्रिकल है। सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता और Br यहाँ जुड़ता तो जो प्रोडक्ट बनता वो बनता CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसी का उल्टा अगर होता तो बनता, अगर ये चीज़ यहाँ जुड़ती और H यहाँ जुड़ता तो बनता CH3 CHBr और CH3। आपको स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है कि दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। इस ऊपर वाले का नाम ब्रोमोप्रोपेन है और ये नीचे वाले का नाम 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग कर देते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन है। सवाल ये उठता है कि कौन सा बनेगा, क्या दोनों बनेंगे या कोई एक ज़्यादा या कम बनेगा? तो ऐसा देखा गया कि ये वाला जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है इसकी ईल्ड 80% के आसपास रही और इसकी ईल्ड 20% के आसपास रही, यानी ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वही लिखा जाता है कि वही बना है। हम इसको मानेंगे कि ये बना है, इसको लिखेंगे ही नहीं फॉर्मेशन में। तो आप ये कहोगे कि फिर कैसे हमें पता लगेगा कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा? इस तरह के चीज़ को गवर्न करने के लिए एडिशन रिएक्शन में एक रूल है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल बना ही है ताकि आप एडिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको जान पाएँ। तो आपको अगर कुछ याद हो कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। आसान है, आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझ में आएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल की। मार्कोनिकॉफ रूल actually comes in play when there is an addition reaction in unsymmetrical alkenes। तो ये कहता है during addition reaction of unsymmetrical alkenes of unsymmetrical, अब alkenes छोड़ दीजिए, आप कह दीजिए unsymmetrical organic compound, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच इटसेल्फ to that carbon which is having lesser number of hydrogen। क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है कि नेगेटिव, जब कभी भी अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो इसमें से जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का, आप जानते हो H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो वो अपने आप को उस
टू दैट, यहाँ पे बल्कि होना चाहिए अनसैचुरेटेड कार्बन, वो अपने आप को उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जोड़ेगा। ये नेगेटिव पार्ट अपने आप को उस या तो इससे जोड़ेगा या तो इससे जोड़ेगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जोड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की गिनती कम होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के नंबर जिसके पास कम होंगे उस कार्बन से जोड़ेगा, यानी ये अपने आप को यहाँ जोड़ेगा और उसने जोड़ करके ये कंपाउंड बना लिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। यहीं पर ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, लेकिन आपको कभी किसी रिएक्शन में इसी का उल्टा कराना हो, खुद से यही चीज़ उल्टी करानी हो, जस्ट उसका उल्टा कराना हो, तो वहाँ पे तब आप यहाँ पे पेरोक्साइड लगा देंगे, यहाँ पे आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर लेंगे, तो ठीक इसी का उल्टा प्रोडक्ट यानी ऊपर वाला बन जाएगा। तो उसको आप कहते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट बिल्कुल इसी के उल्ट हो जाएगी, और वो क्या कहेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in presence of benzoyl peroxide, the negative part of the attacking reagent will attach itself to that unsaturated carbon which is having larger number of hydrogen। उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यही रिएक्शन अगर हमें लिखना होता CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 है, और इसी HBr का रिएक्शन कराना होता, लेकिन मैं ये रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराता, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराता, तब मेरा ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जुड़ता जिसके पास ज़्यादा कार्बन है। तो CH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, अब की पॉजिटिव वाला कम के पास गया तो CH2, और सिंगल बॉन्ड CH2Br ये ज़्यादा वाले के पास जुड़ गया, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट ये बना। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, इसको ख्राश्क इफेक्ट भी कहते हैं, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जानना इतना ज़रूरी था कि एडिशन रिएक्शन में कौन सा रूल गवर्न होता है। तो इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है वो है थर्ड टाइप का रिएक्शन। आपने जाना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद आपने जाना एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अभी आप ये जानेंगे कि एडिशन रिएक्शन के बाद आपका एक और टाइप का रिएक्शन होता है जिसको आप कहते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे एडिशन रिएक्शन में एक ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, कुछ और तीसरा नहीं बनता। आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन में अभी आपने पीछे देखा कि इसमें ये अटैक आया और ये बन गया, इसमें ये आया ये बन गया, कुछ और निकला नहीं। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में निकल जाता है। तो एडिशन रिएक्शन में एक चीज़ आपने देखी कि डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। इसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता, H2 जुड़ा होता, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता। आपने देखा था हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में क्लास 10th में। वहाँ पर क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा एलिमिनेशन में, और अगर डबल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में बन जाएगा। तो जो हम बात करने जा रहे हैं अभी वो एलिमिनेशन रिएक्शन की करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में को समझने से एक जो अभी भी आपने एग्जाम्पल लिखा था मैं लगभग वही ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 और आपके पास CH3 CH2 और OH, आपके पास Br है, आपके पास ब्रोमो इथेन नाम का कंपाउंड है। आपने अभी अभी देखा था जब मैं इसको एक्वस KOH से रिएक्ट करा रहा था तो ये ब्रोमीन हट करके OH आ जा रहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। लेकिन अगर यही रिएक्शन एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH से कराया जाए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो एक Br यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे HBr, H यहाँ से Br यहाँ से, और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखा आपने, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर एक्वस KOH ले लेंगे, इसकी जगह अगर एक्वस KOH ले लेंगे तो ये OH यहाँ पे आके लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH ले लिया तो एक Br यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा। इसी कड़ी में
जानना ये ज़रूरी है कि मान लीजिए, यहाँ पे तो बड़े आराम से निकाल दिया आपने, मान लीजिए CH3 को कुछ कंपाउंड इस तरह से होता, आपका ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और ये Br यहाँ पे अटैच होता, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। इसका नाम हम देखेंगे तो इसका नाम होगा 1 2 3 4, इस एंड से नंबरिंग होगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ और नंबरिंग यहाँ से चल रही है और आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो क्या क्या हो सकता है? आपने एल्कोहलिक KOH से इसको रिएक्ट करा दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या निकलेगा? आप कहोगे HBr निकलेगा। कैसे HBr निकलेगा? एक Br ये निकलेगा। अब हाइड्रोजन आपने कहा था Br अगर इस कार्बन से निकल रहा है तो पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता था, तभी तो यहाँ CH2 हो गया था। CH3 से CH2 हो गया था और यहाँ से Br तो निकल गया है। तो यहाँ पे भी अब हाइड्रोजन पड़ोसी कार्बन से निकलेगा तो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। पहले हम यहाँ से निकालते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तो बनता CH2, डबल बॉन्ड, यहाँ से Br निकल ही चुका है, ये कंपाउंड बनता। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तब कंपाउंड बनता CH3 CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होता 2 ब्यूट-2-ईन। इसका नाम होता, 4 कार्बन का नाम है तो इसका नाम होता ब्यूट-2-ईन, और इसका नाम होता ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, एक ही पहले कार्बन पे है। यहाँ भी वही बात है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर ये जो ईल्ड होगी ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जो आपका ब्यूट-2-ईन है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो कहोगे कि ये कैसे पता चला, ये कौन से रूल से गवर्न होता है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट बनने की, तो वो प्रोडक्ट बनेगा जो हाईली एल्काइलेटेड होगा। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ, लेकिन इसको जो कहा गया कि गवर्न कौन करता है, तो वो रूल होता है सेट-ज़िव्स रूल। सेट-ज़िव्स रूल। तो सेट-ज़िव्स रूल क्या कहता है? सेट-ज़िव्स रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, लिख ही देते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, that alkene is formed, या that compound is formed, that unsaturated compound is formed, which is highly alkylated, अब हाईली एल्काइलेटेड का क्या मतलब है? अगर आप देखो, एल्किल ग्रुप होता है जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर अगर देखोगे इनमें तो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप हैं इसमें। जब ये बना तो एक एल्किल ग्रुप इधर, एक एल्किल ग्रुप इधर, और ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके इधर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। CH2 एल्किल ग्रुप नहीं होता, CH3 होता है, और इधर इस तरफ एक एल्किल ग्रुप है, CH3 CH2 या C2H5 कह सकते हो, जिसका नाम इथाइल है। तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा रादर देन पहला वाला। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सेट-ज़िव्स रूल क्या कहता है और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस तरह के ये 3 कंसेप्ट आपने पढ़े, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चैप्टर्स जो नेक्स्ट है वो शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले आप इसको दोहरा ज़रूर लें, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जिसमें बेसिक्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। धन्यवाद।